Welcome viewers, I am BP Yadav or welcome again to my channel Orbit Education Circle. Today we will discuss about the chapter number 13 of class 12 NCERT. The name of the chapter is probability. What is the probability? First we will define what is the probability. Probability जो है हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं पार्ट आपको रिवाइज कराता हूँ. और प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या? प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, जनरल इवेंट्स होती रहती है हमारे आसपास, तो वहां किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है और उसे हम लोग क्या होता है नंबर की फॉर्म में लेते हैं, तो ये क्या है? हमारी प्रोबेबिलिटी है. ओके, तो व्यूअर्स आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी के जो मेन फैक्टर्स हैं, यानी जिस पर बेस्ड होती है प्रोबेबिलिटी, हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. उसके बाद जनरल में कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे. ओके ना, जैसे कोई इवेंट हमें हमारी हो रही है, हमने सपोज दैट एक डाइस को थ्रो किया है, तो डाइस जो है डाइस व्हेन, ठीक है, वी थ्रो अ डाइस. ओके, तो आपने देखा उसमें टोटल इवेंट्स कितने, यानी उसका जो हमारा सेट आएगा इवेंट्स का, उसको हम लोग लिखा कि 1 2 3 4 5 और 6 टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो होगी. सेट को हमने सपोज दैट ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो कि एक डाइस को थ्रो करने पर हमें मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेट. बट इन प्रोबेबिलिटी it is called sample space. Sample space represented by S, which is equal to 1 2 3 4 5 6. Then number of sample space कितना हो जाएगा हमारा? 6 नंबर्स हैं हमारे. अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें मुझे कोई ऐसी इवेंट हो, सपोज दैट मुझे 6 चाहिए, ठीक, या कहें कि फेवरेबल इवेंट क्या है? फेवरेबल इवेंट जो हो गई हमारी, सपोज दैट वो क्या है? इवन नंबर इन इसमें आउटकम में जो इवन नंबर चाह रहे हैं, तो वो कितने कितने हैं? 2 है, 4 है और 6 है. तो जो फेवरेबल इवेंट हुई हमारी, सपोज दैट इसे हम लोगों ने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट विच इज इक्वल टू 1 2 और 3. मींस हमें इवन नंबर चाहिए डाइस को थ्रो करने पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी के दो मेन फैक्टर्स ये हैं. देयरफॉर हमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. उसको P से रिप्रेजेंट किया और ये हमारी इवेंट है, विच इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे हम लोग? इसे लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो इस टाइप से हम लोगों ने, देखो, इन जनरल फॉर्मूले कैसे लिखेंगे? पीई इज इक्वल टू, फेवरेबल इवेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन ई से, और टोटल इवेंट्स जो होती हैं वो होती हैं एन एस, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ इवेंट्स, रिक्वायर्ड इवेंट और जो भी होता है. तो दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो इसी के थ्रू जो है, ये जनरल फॉर्मूला है और इसी के थ्रू हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, और आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा भी है, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे. मैं कुछ थोड़ा सा रिवीजन टाइप में आपको कराता हूं, थोड़ा सा बताता हूं, उसके बाद हम लोग अपनी इस रिलेटेड चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 13.1 पर चलेंगे, ठीक है. तो चलिए देखते हैं कुछ और फॉर्मूले. तो गाइस
बिकॉज यहाँ जो मेन हमारे थ्योरम्स हैं वो मोस्टली मैं तुम्हें आपको बता रहा हूँ जो कि यूज होगी हमारे इस वाले चैप्टर में। तो देखिए, एक तो सबसे पहली चीज है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है एक्चुअल में, कोई भी इवेंट होती है जब हमारी, तो हमें ये देखना होता है उसकी रेंज क्या है। तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से और 1 के बीच में जो होती है प्रोबेबिलिटी, हमेशा उसकी वैल्यू निकल के आती है। किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो मतलब सीधी सी बात है कि कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। इज दैट क्लियर ना? हम लोग इसे जनरली प्रूव भी कर सकते हैं। सपोज दैट अगर मैं एक पॉइंट को थ्रो करता हूं तो 2 इवेंट्स होती हैं उसके अंदर। पहली इवेंट्स क्या होती है, यहां सैंपल स्पेस उसमें बनेगा हेड और टेल, और दूसरे में क्या होगा, और अगर मैं ये चाह रहा हूं कि हेड चाह रहा हूं, यानी फेवरेबल इवेंट जो हमारी हो गई वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल इवेंट जो हुई वो हो गई सपोज दैट हेड। देन आपने एक चीज नोटिस की, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा हेड 2 और नंबर ऑफ इवेंट कितनी है हमारी, नंबर ऑफ इवेंट जो है हमारी वो हो गई कितनी, 1। देन प्रोबेबिलिटी जो अगर आप निकालोगे हेड आने के लिए तो होगी 1/2। अब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी की बात कर ले हम लोग, यहां तक हमें समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है कि जिसकी जस्ट सपोज यानी 1 में से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी इवेंट होने की है उसको माइनस कर देते हैं। मतलब सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसकी प्रोबेबिलिटी यानी उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है और ये ना होने की, इन दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। आप देख लो, आप यहां मैंने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाली है। अगर मैं यहां से हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी ई डैश सपोज दैट। तो यहां हेड ना आने का मीन्स टेल आने के लिए, तो 1/2 वो भी हो गई। अब देखो आप इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो वो कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2, इट मीन्स कितना हो गया, 1। तो ये चीज प्रूव हो गई। दूसरी चीज, इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज के लिए निकाल रहे हैं तो क्या किया है मैंने, उसके लिए भी सिंपल है। क्या किया कि अगर मैं चाहूं तो ये निकाल रहा हूं, तो इसमें क्या हुआ 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/2, इट मीन्स कितना आ गया हमारा 1/2। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली हमने, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। तो इस तरह से आपने एक चीज नोटिस की कि इसकी रेंज कितनी होती है, 1 होती है, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की हुई होती है इवेंट की होने की, उसमें 1 में से उसे माइनस करके इजीली निकाल सकते हैं। तीसरी आती है हमारी बात इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में खासियत क्या होती है कि अगर किसी भी हमारे कोई भी इवेंट हो रही है जिसमें 2 इवेंट्स हो रही हैं हमारी, एक इवेंट दूसरी इवेंट से रिलेटेड नहीं है। सपोज दैट एक डाइस अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे कितने नंबर्स आते हैं, 6 नंबर्स आते हैं। अगर मैं ये कहूं इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को, मतलब इवन से रिप्रेजेंट कर दूं और E2 यानी को ऑड नंबर, तो ऑड और इवन, आपने एक चीज नोटिस की, अगर ऑड आएगा तो इवन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर इवन आएगा तो ऑड पर फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कोई एक नंबर वो इंडिपेंडेंटली जो है आ सकते हैं, तो कोई भी इवेंट, तो उस तरह कॉमन इवेंट उसमें कुछ भी नहीं होगी। जैसे मैंने ये कहा कि पहली इवेंट को मैंने क्या ले लिया है, पहली इवेंट को मैंने ले लिया है इसमें ऑड नंबर्स वाली, और दूसरी इवेंट कितनी हो गई है हमारी, इवन नंबर वाली, यानी 2, 4 और 6। तो इनमें कोई भी कॉमन इवेंट नहीं है। इट मीन्स ये जो होगी इवेंट्स, ये कैसी हैं हमारी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्लियर गाइस? ओके। अब हम आते हैं मेन, जो हमारा इस 12th में जो प्रोबेबिलिटी है जिसमें कि हमें मेन टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और फॉर्मूला कंडीशनल के लिए
किसी भी जो है इवेंट अगर हमारी हो रही है तो उसमें E1 और E2 दो इवेंट्स हैं इस टाइप से, ठीक है, और दो इवेंट्स के लिए एक कंडीशन डाल दी जाएगी, यानी कि E2 इवेंट हो जाएगी तब हमारी E1 इवेंट होगी, यानी कोई कंडीशन डाल दी जाती है उसके अंदर कि ये इवेंट होने के बाद ये इवेंट होगी। तो इस तरह की जहां भी जो क्वेश्चंस टाइप के होते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, उनमें हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो जो एक्सरसाइज हमारी इससे रिलेटेड है 13.1, उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक लास्ट थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी थ्योरम जिसे बोलते हैं हम लोग, और क्या है कि ये एक रिलेशन होता है इनमें। एक इवेंट है हमारी E1 से रिप्रेजेंट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी को, इसे E2 से रिप्रेजेंट किया है। तो E1 यूनियन E2 जो होता है वो P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये एक रिलेशन डेवलप होती है, इसे प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं हम लोग। और इस प्रोबेबिलिटी थ्योरम का भी यूज है हमारी 13.1 में। तो गाइस इतना तो मैंने रिवाइज करा दिया आपको, और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 13.1। तो नाउ let us go for the exercise 13.1. So viewers, here is the first question of exercise 13.1. The question is given that E and F are two events such that PE 0.6 and PF 0.3 and PE intersection F which is given 0.2, or we will find the value of P E upon F and P F upon E. Here we have to use the conditional probability, formula of conditional probability here. Now the first portion, solution is first portion, which is equal to find the value of E upon F. Now we are using the conditional probability formula, which is equal to P E intersection F, और आपने ये देखा कि इसके डिनोमिनेटर में जो है F यानी ये कंडीशन हमारी हुई है, तो मतलब ये कंडीशन जब हो जाएगी इट्स कम, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मालूम होनी चाहिए, वो हमने प्रोबेबिलिटी यूज कर ली। जो भी इसके डिनोमिनेटर में होगा वही प्रोबेबिलिटी हमें यूज करनी है उसी इवेंट की। तो हमने क्या किया, जनरल फॉर्मूला यूज कर लिया। तो इसकी वैल्यू गिवन है हमें, कितना है 0.2 अपॉन PF, कितना है हमारा 0.3। ये पॉइंट और ये पॉइंट हटेंगे तो 2/3, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी E upon F which is equal to 2/3. This is the first result of this question, and now the second result is P F upon E. Here E upon F and here F upon E. Now the probability of F intersection E upon the probability of the denominator event. अब क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे हम लोग। देखो इसकी वैल्यू आप देखिए, इंटरसेक्शन में दोनों वैल्यू सेम होती है, इसमें 2/3, और P हमें गिवन कितना है इन क्वेश्चन 0.6, पॉइंट और पॉइंट हट गया हमारा, 2 1 2 2 3 6, then F upon E and P F upon E is the probability of the event. Clear? So the solution of the first question is here. तो मैं नहीं समझता हूं इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को आई होगी, और फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है हमारा। और अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके,
The question number second is compute P upon A if PB is equal to 0.5 and P intersection B is equal to 0.3. Again we are using the conditional probability formula. Okay, then PA upon V is equal to, मैंने आपको बताया यहां हमारा क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ V, क्योंकि डिनोमिनेटर की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी V है, तो हम लोग इसकी इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। और सिंपली क्या कर दिया हम लोगों ने, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 9 है और इसमें PB की प्रोबेबिलिटी हमारे 0.5 है। मैंने पॉइंट हटाया, आपने देखा इसमें आया 32 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं 16 अपॉन 25, देन 16 अपॉन 25 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इस टाइप से हमने देखा सेकंड क्वेश्चन हमारा कितना इजीली हो गया। एक चीज का बस ध्यान रखना है आपको कि यहाँ जो भी हमारे डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी होगी वो इवेंट होने के बाद ही दूसरी वाली इवेंट होगी, इसीलिए इसे कंडीशनल इवेंट बोलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप तब तक नोट कीजिए। तो गाइस हियर इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। The question is if PA is equal to 0.8, PB is equal to 0.5 and PB upon A is equal to 0.4. Then find, here is 3 part. Okay, here are 3 parts in this question. First P, AB, A intersection B. Second P, B upon A upon B, B upon A is given. Or third part P, A union B. So we are going for the first part of the question. First part, how to find P intersection B? Again using the conditional probability formula, P B upon A here, because it is given. Then P A intersection B upon, in denominator, probability of A. Put the value of P intersection B 0.4 upon, here put the value of B upon A 0.4 or P intersection B and PA which is 0.8. Therefore now the probability of A intersection B which is equal to 0.4 into 0.8, then 32 after. So the probability of A intersection B is 0.3. Okay, so the first answer of the question is 0.32. Clear? Now we are going to the second part of the question. Please note this. Now we are going to the second part of the question. The second part, in the second part, PA upon B which is equal to PA intersection B upon PB, because the probability of the denominator. Clear? But P intersection B is 0.32 and the probability of the event B is 0.5. Clear? Now for PA upon B, then PA upon B which is equal to 0.32 upon 0.5 and 0.0 means 16 upon 25. So the second answer of the second part is 16 upon 25. Clear? So please note this, and now for we are going to the last
यानी थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। The third part of the question is finding A union B. Okay. अब using probability theorem. Okay. Theorem. So जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी थ्योरम, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में वीडियो में, हमको फाइंड करना क्या है, यूनियन। देन प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए विच इज इक्वल टू 0.8 plus PV which is equal to 0.5, then we are using 0.32, the value of probability of A union A intersection B. So the sum of this is 1.3 minus 0.32. So the subtracting the 1.3 into after subtraction दे कैरी, देन 8 इधर 2 हो गया हमारा, 2 मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 12 यानी 9 आ गया, तो 0.98 which is the probability of A union B. The question number 3 has been completed. So the viewers, for today it is enough for the today, and we will meet in the next video of this exercise. Then till then, goodbye, have a nice day. So the viewers, it is for today, and we will meet in the next video of the chapter number 13 of exercise 13.1.